इंदौर में कोरोना संक्रमण दिनों दिन तेज होता जा रहा है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां 1000 के पार पहुंच गई है। यदि सैंपलों की बात की जाए तो यहां सैंपलों का बैकलॉग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में पिछले 4-5 दिनों से लगातार कम मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने की दर देश के मुकाबले करीब 10% कम है। अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक देश में संक्रमितों का रिकवरी रेट 19.90% है, जबकि मध्य प्रदेश में ये 9.58% ही है। उज्जैन और भोपाल में सबसे तेजी से मरीज ठीक हुए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव सैंपल्स का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। आज विशेष विमान से 600 सैंपल जांच के लिए पौंडीचेरी भेजे गए हैं। वहीं आज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 25 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। आज दोपहर 2 बजे नेमामर रोड के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 25 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। उन्होंने स्वस्थ होने वाले मरीजों को शुभकामनाएं दी हैं। आज अरविंदो हॉस्पिटल से भी कुछ मरीज डिस्चार्ज होंगे, उनकी रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव कंफर्म होते ही शाम 6 बजे इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस के सामने शहर के हालात पर काबू रखना एक बड़ी चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बात राजधानी भोपाल की करें तो आज 30 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। वहीं जीएमसी में अब तक 9 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली, नोएडा के बाद अब सैंपलों को कलेक्ट करके पौंडीचेरी भेजा जा रहा है, ताकि ज्यादा लोगों की जांच रिपोर्ट कम समय में आ सके। मरीजों के साथ ही संदिग्धों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य अमला लोगों के स्वाब सैंपल भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने में लगा हुआ है। स्थिति ये हो गई है कि राज्य की लैब इतने सैंपलों की रिपोर्ट जल्द भेजने में असहज है। इसलिए राज्य ने दिल्ली और नोएडा की लैब से मदद ली है, लेकिन ये मदद भी कम पड़ रही है, जिसके कारण कोरोना संकट काल में अब मध्य प्रदेश के कोरोना सैंपल्स का पौंडीचेरी में टेस्ट कराया जा रहा है। इस कड़ी में आज एमपी के लगभग 1500 सैंपल जांच के लिए विशेष विमान से पौंडीचेरी भेजे गए हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद गौतम भी इसी प्लेन से सैंपल्स के साथ रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट स्थित स्टेट हैंगर पर वीआईपी एयरक्राफ्ट को पहले सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइजेशन के बाद एयरक्राफ्ट से सैंपलों को पौंडीचेरी भेजा गया। राज्य में बढ़ते कोरोना के कारण जल्द रिपोर्ट पाने के लिए राज्य सरकार ने सैंपलों को नोएडा, दिल्ली और पौंडीचेरी भेजकर जल्द रिपोर्ट पाने के लिए ये फैसला लिया है। कोरोना का कहर अब मासूमों को भी नहीं बख्श रहा है। इस संक्रमण की चपेट में 9 दिन से लेकर के 15 साल तक के बच्चे बच्चियां शामिल हैं। वहीं राजधानी भोपाल में आज एक 68 साल के बुजुर्ग की भी मौत की खबर है, जिनका इलाज लंबे समय से अस्पताल में चल रहा था। उज्जैन में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में कल जो आंकड़ा आया वो काफी चौंकाने वाला दिखाई दे रहा है। दरअसल ये आंकड़ा 43 मरीजों का बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि उज्जैन के मेडिकल विभाग ने की है और जिसमें 43 ऐसे मरीज कोरोना से संक्रमित मिले हैं जो कि पहले से क्वारंटाइन किए गए थे। हालांकि उज्जैन में मरीजों का आंकड़ा 102 का पार कर गया है और ये आंकड़ा आम लोगों को काफी डराने वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच जो उज्जैन प्रशासन है उन्होंने साफ कर दिया है कि आम लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़ा उन लोगों का है जो पहले से होम क्वारंटाइन किए गए थे या फिर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे। फिलहाल जो उज्जैन का जो प्रशासन है वो सारी अपनी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो जुटाने में लगा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि थोड़ा अब लॉकडाउन को और यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आम लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो घर में रहें और घर में रहकर ही सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप पे लाने वाले शहर जबलपुर में पहले तो हालात स्थिर रहे, लेकिन रुक रुक कर सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। जिले में अब तक कुल 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 7 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई है।
फिलहाल करीब 10,383 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1300 लोग हाई रिस्क के बताए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा लगातार इन कंटेनमेंट जोनों में सतत निगरानी रखी जा रही है। करीब 100 से अधिक स्वास्थ्य का अमला जो है वो सर्वे के काम में लगा हुआ है। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूरे शहर में ही सर्वे का कार्य चालू होगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में स्वास्थ्य महकमा घर घर दस्तक देगा और स्वास्थ्य की जानकारी भी लेगा। एहतियातन तौर पर कंटेनमेंट जोनों में किसी प्रकार की आवाजाही को रोक दिया गया है और यही प्रयास किया जा रहा है कि पॉजिटिव मरीजों का संख्या 31 ज्यादा ना बढ़े। लेकिन बहरहाल प्रशासन ने ये चिंता भी जताई है कि अभी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उनसे कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा जो है वो अधिक बढ़ गया है। एहतियातन कंटेनमेंट जोन पर सतत निगरानी के लिए पुलिस महकमा और वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिले में अब तक 1196 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें करीब 800 सैंपल नेगेटिव बताए जा रहे हैं। शेष सैंपलों की जो रिपोर्ट है वो आनी अभी बाकी है। भोपाल में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब 318 तक जा पहुंचा है और लगातार लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कलेक्टर खुद पूरे शहर में घूम रहे हैं। तरुण पिथोड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लगातार घूम रहे हैं लेकिन आंकड़ा 318 तक पहुंच चुका है, अब क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? अभी जैसे बहुत सारे सैंपल्स लिए गए हैं तो उनमें पॉजिटिव आने की संभावना मैं शुरू से कह रहा हूँ है, और आंकड़े पे हम लोग यदि उतना ना देखते हुए ये केंद्रित हम लोग करें कि कैसे सब लोगों को हम उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं और जिनको ये संक्रमण हुआ है उनको कैसे सेफ रख सकते हैं, इस पे हमारा पूरा प्रयास है। और संक्रमण को रोकने के लिए लगातार इसको कंटेन करने के लिए कंटेनमेंट एरिया की जो स्ट्रैटेजी है, जो मॉनिटरिंग है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं और लगातार। सबसे बड़ी बात है कि कोशिश इस बात को लेकर है कि तेजी के साथ सैंपलिंग की जाए, उनके टेस्ट कराए जाएं और ये भी तय हो चुका है कि 3 मई के बाद भोपाल शहर में लॉकडाउन में किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों का घरों से निकलना फिलहाल मना है, यानी ऐसे में जो ओला और उबर कैब हैं जिनको लोग राइड के लिए बुक कराते थे, अब जिला प्रशासन ने इन ओला और उबर कैब को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। यानी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो लोग इन ओला और उबर कैब पर कॉल कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिन भी 50 ओला और उबर कैब को इसमें तब्दील किया गया है एम्बुलेंस में, उसमें बाहर की तरफ ये स्टिकर चिपकाया हुआ है, पोस्टर, जिसमें लिखा है ओला इमरजेंसी, जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित, यानी जिला प्रशासन की परमिशन के बाद ही इसको एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है और लोग जैसे ओला कैब बुक करते हैं उसी तरह से ओला को बुक कर सकते हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। इस वक्त ये ड्राइवर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके पास कॉल आता है और किस तरह से वो इमरजेंसी सर्विस वाले लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। इन्हीं से जानते हैं। भैया, किस तरह से आप लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, कैसे आपके पास कॉल आता है? हमारे पास बुकिंग आती है ओला की तरफ से, वो से हम एक्सेप्ट करते हैं और उस पिकअप लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं जिस तरफ से कस्टमर ने हमको बुक किया है और वहाँ पहुँचते हैं तो उनको जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो उनको दी जाती है और हॉस्पिटल लाइन से उनको पहुँचाया जाता है। पेशेंट के पास पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे उनको अपने हाथों से फिर उतारा जाता है। यही सिक्योर और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखे हुए हैं हम लोग। और जी हाँ, पूरा सैनिटाइज करके, जी हाँ, बिल्कुल हर तरीके से हर जगह पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं। 5 मिनट के लिए इसके ओपन डोर भी कर देते हैं जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले हम लोग, और इसको चेंज भी कर देते हैं, 1-2 दिन के बाद इसे चेंज भी कर देते हैं। ये सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम चलाई हुई है। बिल्कुल 50 जो ओला कैब है उनको एम्बुलेंस में तब्दील किया गया और अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये सैनिटाइज़र है और जब कोई पेशेंट इसमें हॉस्पिटल जाता है उसके लिए किस तरह से जो ड्राइवर्स हैं वो सुरक्षा अपनाते हैं, क्योंकि जब उनको बिठाते हैं तो खुद जो दरवाज़ा है उसको खुद ड्राइवर खोलते हैं और उसके बाद जैसे ही वो अस्पताल तक पहुंचाते हैं उसके बाद पूरी गाड़ी को सैनिटाइज़ किया जाता है, खुद भी वो सैनिटाइज़ होते हैं। इस तरह की जो सैनिटाइज़र की बॉटल्स हैं वो इस तरह की ओला इमरजेंसी जो ओला एम्बुलेंस है उसमें रखा गया है ताकि वो जो ड्राइवर्स हैं वो खुद संक्रमण से बचे रहें और जो भी व्यक्ति ओला एम्बुलेंस को बुक कर रहा है वो भी संक्रमण से बचा रहे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका कारगर इलाज है। पीएम मोदी भी कई मौकों पर लोगों से अपील कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ही मानने को तैयार नहीं हैं। बीजेपी सांसद जीएस डामोर कोविड-19 महामारी को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करने पेटलावद पहुंचे थे। यहीं पर हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया गया।
लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। बीजेपी सांसद के पेटलाव सर्किट हाउस पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। लोगों की बढ़ती भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का मुंह चिढ़ाती रही। इस दौरान लोग झुंड बनाकर एक दूसरे से बातें करते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह ना तो सांसद को रही और ना ही मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को। इतना नहीं, सर्किट हाउस पर एसडीएम समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लोगों को दूरी बनाए रखने की हिदायत नहीं दी। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। वहीं जिले में धारा 144 भी लागू है। कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों से बार बार सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पेटलावद सर्किट हाउस पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात को हवा में उड़ा दिया। लगातार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। कंटेंट शेड बढ़ाए जा रहे हैं। जो 11 क्षेत्रों में पूरी तरह से सख्ती कर रही उसको बढ़ा के 14 कर दिए गए हैं। प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही कि वो बाहर नहीं लेके, लेकिन जिस प्रकार से लगातार मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है। और इसी चिंता को लेकर अब जो है प्रशासन के द्वारा जो मरीज आ रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों का भी सैंपलिंग कराने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। लोगों के सैंपलिंग ली जा रही है और राहत लोगों को मिले इसके लिए प्रशासन के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर जिस प्रकार से ये आंकड़ा जो 60 तक पहुंच गया है और मरीजों की रोज़ पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो लॉकडाउन 3 मई तक है वो खरगोन जिले में और भी बढ़ सकता है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार नए नए तरीके अपना रही है। आगरमालवा ज़िले में भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस का एक अनोखा तरीका नज़र आया। जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे उनके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक अनोखी सज़ा दी गई। बजाय सख्ती करने के उन्हें कसरत कराई गई। जी हाँ, आज यह मामला है आगरमालवा ज़िले के ग्राम मामला का, जहां पर जो आगर के एसडीओपी तेजतर्राज एसडीओपी द्वारा जब वहां पर गश्त की जा रही थी तो कई लोग वहां पर उन्हें फालतू घूमते हुए मिले। जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो वो कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सके। उसके बाद एसडीओपी उमट ने उन लोगों को एक साथ लाइनों में खड़ा कराया और उनकी क्लास ले ली। इस क्लास में उन्होंने उन लोगों से न केवल कसरत कराई बल्कि उछल के यह भी बुलवाया कि आगे से भी इस प्रकार के फालतू नहीं घूमेंगे और इस तरह की गलती नहीं करेंगे। पुलिस के इस तरीके से अब उन लोगों ने फालतू घूमने से तौबा कर ली है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने से भी तौबा कर ली है। आगरमालवा ज़िले में यदि आप इस तरह की सज़ा से बचना चाहते हैं तो अपने घरों में ही रहे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का असर रमजान पर भी पड़ेगा। इस बार रमजान में एक परंपरा टूटेगी। रायसेन में 200 साल में पहली बार रमजान में तोप की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। रमजान में सुबह और शाम के समय किले से चलने वाली तोप लॉकडाउन के कारण नहीं चलेगी। रमजान का माह कल से शुरू हो रहा है। आज चांद दिखने के साथ ही कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। करीब 200 साल पहले रमजान में रायसेन सहित आसपास के 20 गांव के रोजेदारों को समय की सूचना देने के लिए ये परंपरा शुरू हुई। तोपों के साथ साथ सहरई के लिए तैयारी करने नगाड़ा बजाने का क्रम भी उसी दौरों में शुरू हुआ था। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में इस साल रमजान में सुबह सहरई, शाम को इफ्तार के समय रायसेन के किले से चलने वाली तोप की गूंज सुनाई नहीं देगी। रमजान में बीते 200 साल से ये परंपरा चली आ रही है। 200 साल में पहली बार ऐसा होगा जब रमजान में तोप की गूंज सुनाई नहीं देगी। कमेटी अध्यक्ष बाबू भाई ने तोप नहीं चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही बताया है मस्जिद के अंदर 3 ही लोग नमाज अदा करेंगे, बाकी सब लोग अपने अपने घर से नमाज पढ़ेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. रायपुर के सब्जी बाजारों में आपने अब तक केवल भीड़ की ही तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड मैदान में और यहाँ पर लगने वाले बाजार में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन कराया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बाजार यहाँ पर लगा हुआ है, एक निर्धारित दूरी यहाँ पर तय कर दी गई है विक्रेताओं के बैठने के लिए और खासकर जो सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं उनके लिए भी निर्धारित दूरी बनी रहे, इसका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मॉनिटर कर रही है कि आखिर सोशल डिस्टेंस का, फिजिकल डिस्टेंस का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये देखी जा रही हैं और इसके लिए अभी स्थानीय प्रशासन जो है वो सख्त हुआ है, क्योंकि अगर इसी तरह की दूरी बनी रहेगी तो सुरक्षित तरीके से लोग चीजें खरीद सकेंगे, सब्जियां खरीद सकेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। लंबे इंतजार और जद्दोजहद के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के उन तमाम अभिभावकों के लिए खुशी की खबर आई जब राज्य सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्रों को लाने के लिए बस रवानगी के निर्देश जारी कर दिए। इस लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के जो छात्र फंसे थे उनके पालक लगातार परेशान हो रहे थे और शासन से लेकर प्रशासन तक इस बात की गुहार लगाई जा रही थी कि कैसे भी करके उनके बच्चों को, उनके छात्रों को वापस छत्तीसगढ़ लाया जा सके। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा के बाद, मुख्यमंत्री की पहल के बाद ये पूरा मामला अब इस जगह तक पहुंचा कि अब छत्तीसगढ़ सरकार यहां से बस भेज के वहां से छात्रों को वापस सकुशल लाएगी। राज्य सरकार ने इसके पीछे एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि जो भी छात्र छत्तीसगढ़ की सीमा में जब लौटेंगे तो न केवल उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी बल्कि पूरा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा होम क्वारंटाइन में जाएंगे बच्चे या फिर शासकीय क्वारंटाइन में रह के ही क्वारंटाइन अवधि को पूरा करना होगा और उसके बाद ही उन्हें अपने घर जाने की अनुमति मिल पाएगी। बहरहाल तमाम दिशा निर्देशों के बाद खुशी की बात ये और बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की छत्तीसगढ़ आना सुनिश्चित हो चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से जंग जारी है और ऐसे में बहुत सारे योद्धा हैं जो कोरोना की लड़ाई में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, उसमें चाहे फिर डॉक्टर हों या फिर पुलिस के जवान या पुलिस के अधिकारी। बस्तर पुलिस ने आज जो मानवता की सेवा में एक अहम मिसाल पेश की है वो हमेशा और ज़िंदगी भर याद की जाएगी। दरअसल बिहार के नालंदा के रहने वाले रणधीर कुमार जो कि यहाँ पर सुकमा में
इंफ्राप्रेप कंपनी के लिए काम कर रहे थे सुपरवाइजर के पद पर। 2 दिन पहले उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उनके जो साथी लोग हैं उनके द्वारा उन्हें सुकमा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती रात जब उन्हें किडनी का काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हुआ और चूँकि उनकी जो जांच हुई उसमें यह भी बताया गया कि उन्हें पीलिया की शिकायत थी और साथ ही डेंगू भी था। इन तमाम तरह की बीमारी से जूझते हुए रात करीब सुबह 4 बजे के आसपास रणधीर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में परिवार वालों ने एक इच्छा जताई पुलिस वालों के लिए कि मृतक का अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जाए और पुलिस के द्वारा किया जाए और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया जाए। और पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया। जगदलपुर के सीएसपी हेमराज सिद्धार ने मुखाग्नि दी शव को और अंतिम विदाई देते हुए सैल्यूट किया। ये वो वैसा क्षण था जब पुलिस की आंखें भी नम थी और वहाँ पर जो मीडिया कर्मी मौजूद थे उनकी भी आंखें नम थी। सभी जो है अंतिम विदाई देने के बाद सभी ने 2 मिनट का मौन जो है वो रखा। और चूंकि परिजनों की एक इच्छा ये भी थी कि अस्थि विसर्जन ना किया जाए, बल्कि जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद परिवार वाले खुद आएंगे अस्थि लेने के लिए और ससम्मान उसकी विदाई भी दी जाएगी। तो पुलिस ने वो बात भी मानी है। कुल मिलाकर आज जो पुलिस ने एक मिसाल पेश की है वो लोगों के लिए हमेशा याद रखी जाएगी और यही वजह है कि पुलिस हमेशा से ही लोगों की मिसाल के रूप में इस समय काम कर रही है। बस्तर पुलिस की इस अतुलनीय कार्य के लिए लोग जो हैं उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुर्ग जिले के ग्रीन जोन में आने के बाद में दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी हद तक लोगों को छूट दी गई है और काफ़ी नरमी बरती जा रही है, जिसके तहत में कुछ उद्योग खोले गए हैं, कुछ दुकानों की जो समय सीमा है वो भी बढ़ाई गई है। तो इस तरह से एक बड़ी राहत दुर्ग जिला वासियों को मिली है। इसके साथ साथ और भी कई जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको भी यहाँ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। तो इस तरह से दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी राहत दुर्ग जिला वासियों को दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ लॉकडाउन का कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा है। लॉकडाउन 2 का अनुपालन करवाने के लिए दुर्ग जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसका अनुपालन करवाने के लिए नगर निगम दुर्ग, भिलाई, रिसाली सहित जो चरौदा नगर निगम की टीम है उनको लगाई गई है। उड़नदस्ता की टीम यहाँ पर निगरानी कर रहा है और जो भी इस तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर की बात किया जाए तो जिस तरह से नियम जो बनाए गए हैं दुपहिया वाहन चालकों के लिए कि एक सवारी ही वाहन उसमें चलना है, एक सवारी को ही बैठा के रखना है, मुंह में कपड़े बांध के रखना है, जगह जगह थूकना नहीं है और साथ ही कार में यदि चल रहे हैं तो आप 2 सवारी को लेकर चलना है। तो इस तरह से ये तमाम नियम बनाए गए हैं दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा और जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यदि 2 दिनों की बात किया जाए तो 2 दिनों में लगभग दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा 950 लोगों पर ये कार्रवाई करके 1,85,000 रुपये के अर्थदंड लगाया गया है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, लगातार ये कार्रवाई चल रही है और दुर्ग जिले के कलेक्टर जो हैं वो साफ तौर पर लोगों से ये अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन का पालन करें और इसे हल्के में ना लें, क्योंकि कोरोना संक्रमण के खतरे से दुर्ग जिला जरूर बाहर है लेकिन ये पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। तो इस तरह से कोरोना का संक्रमण रोकना है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे का निर्माण एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से ये गुणवत्ताविहीन ये एक्सप्रेसवे राजधानी रायपुर का बनाया गया था। इस 12 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर 5 फ्लाईओवर बनाए गए थे। 5 फ्लाईओवर पूरी तरह से धसकने के बाद तोड़ने के आदेश जारी हुए थे। उसके बाद तोड़कर ये 5 जो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं इनको दोबारा बनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से कोरोना के वायरस के चलते इनका निर्माण कार्य जो मरम्मत का कार्य था वो रुका हुआ था। अब फिर से एक बार पीडब्ल्यूडी विभाग के आदेश के बाद ये फिर से काम शुरू हुआ है। अब देखना यह होगा कि ये काम बारिश से पहले हो पाता है या नहीं, क्योंकि इस साल तक ये काम को पूरा करना है। क्योंकि 12 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे ये धमतरी और तमाम ऐसे एनएच से जोड़ता है, जो रेलवे स्टेशन से लेकर सरदारी दरबार जो धमतरी की तौर और जो सड़क है इसको जोड़ता है। तो ये अगर ये बन के तैयार होता है तो इसमें कई जो शहर का जो वहाँ का जो दबाव है वो कम होगा, वहाँ ट्रैफिक का दबाव कम होगा, इसलिए बनाया जाना था। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट जिस तरह से एक्सप्रेस में चढ़ा था, अब एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जिस तरह से राज्य सरकार के और जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर फिर से काम शुरू हुआ है, क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 1 महीने से काम रुका हुआ था और ये मरम्मत का काम एक बार फिर से शुरू हुआ है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये पूरा मरम्मत का काम पूरा हो पाता है, 5 फ्लाईओवर फिर से तोड़ के कब तक बन पाते हैं।